बेतुकी बातें और बेबुनियादी बातों से, कभी थाली और कभी ताली पीटने से, कभी दिया दिखाने से देश का कल्याण नहीं होगा। आज हमारे साथ एक युवा नेता जहानाबाद के प्रियदर्शी जी हैं। युवा कैसे इसको बिहार को बनाएंगे, संवारेंगे, जिससे युवाओं का रोजगार, सम्मान सब कुछ मिलेगा। सर बताइए। जी नमस्कार सभी को, सभी देख रहे दर्शकों को मैं पुनः एक बार नमस्कार करता हूं। बिहार में जिस तरह से राजनीति बदलाव हो रही है, युवाओं बेरोजगार होते जा रहे हैं, इस पे क्या कहते हैं? कि महात्मा गांधी के विचारों को अगर, दर्शन को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए, तो हमारा भारत की उन्नति और किसी भी राज्य की अवनति उसमें निहित है। सर्वप्रथम ये बातें हैं कि किसी भी हमारे बेसिक स्तर पर बच्चों से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक के इनकी दर्शन को पढ़ाने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। सिलेबस में उनकी बातों को लाना चाहिए। जो आपका प्रश्न है कि आज क्या हो रहा है, कैसे होगा, तो वो महात्मा गांधी जी के विचारों से संभव है। जब तक महात्मा गांधी के विचारों को या उनके समय के जो समकालीन नेताओं के संदर्भ में अगर हम जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कहा जाता है कि उनकी इमारत बुलंद होती है जिनका इतिहास के बारे में ज्ञान होता है। यदि हम अपने इतिहास को खंगालेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमारे आने वाला भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो हमें महात्मा गांधी के संदर्भ में जाननी होंगे। दूसरी विषय आपने रख दिया है बिहार के संदर्भ में या देश के संदर्भ में। आज चारों तरफ एक चीज़ आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी, भूखमरी, आबादी के हिसाब से जो हमारे संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए थे सरकार के द्वारा, वो चीज़ें नहीं हो रही है। विगत 10 वर्षों से सारा कुछ ठप पड़ा है और ये परिस्थितियाँ अगर लागू रही है, कायम रही, तो गाजा और हमास और ईरान इराक की तरह हमारा देश लहूलुहान हो जाएगा। हमारा देश जो है, जहाँ सत्य, प्रेम, अहिंसा की बात हम करते हैं, आपसी तनाव और नफरत की वजह से हम लोग एक दूसरे को काफ़ी दुश्मन हो जाएंगे। तो ये कौन सा भारत का निर्माण हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ हमारा कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है 4 पिलर पे खड़ा है, लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और ये मीडिया। अगर ये चारों अगर मजबूत अगर है तो हमारा देश सुरक्षित है। अगर चारों में अगर बेईमानी अगर आ गई है तो हमारा देश तो भाई उथल पुथल होगा। कहा जा रहा है सर, सबके साथ सबके विकास, ये स्लोगन है। इस स्लोगन को कहने के लिए बहुत अच्छी बातें हम स्लोगन में दे दे और कहीं उसको करते हुए दिखाई ना दे, तो स्लोगन तो फिर बाद में वो जुमला बन जाता है। अभी उसको स्लोगन कहते हैं, अब बाद में उसी स्लोगन को जुमला बन जाता है। सबका साथ सबका विकास क्या हो रहा है? किसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास? आज इतनी बड़ी आबादी है, आज हमने जो देखा था, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, चूँकि हम लोगों ने टोका टोकी बंद कर दिया। किसी को भला बुरा कहने से बेहतर है कि देश के आवाम इस चीज़ को समझ ले, इस चीज़ को पहचान ले कि अगर आज हमारी परिस्थितियाँ यह है तो उसका जिम्मेवार मैं भी हूँ। बहुत कड़ी बात मैं बोल रहा हूँ जी। उसका जिम्मेवार कहने का मतलब किसी पार्टी का नेता कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आम आवाम भी दोषी है। जिस समय ज़रूरत पड़ता है तो हम अपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अमीरी गरीबी, रुपये और कई तरह के अनावश्यक तत्वों के आधार पर हम वोट करते हैं किसी को। जिस समय हमें प्रत्याशी चयन करना होता है उस समय प्रत्याशी का चयन गलत करते हैं, या वैसे राजनीतिक दलों का चयन गलत करते हैं। हम जानते हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं, एक बहुत गंदी एक प्रवृत्ति है, वेश्यावृत्ति कहते हैं जिसे। पूरे देश के नहीं, विश्व के पैमाने पर वेश्यावृत्ति गलत माना जाता है भी गलत। हम जानते हैं कि घर में हम किसी वेश्या को बहू बना के नहीं ला सकते, लेकिन अगर बहू बना करके लाते हैं तो गलती हमारी भी है ना। हम किस संदर्भ में कहना चाहते हैं, बिहार की जनता, देश की जनता समझ रही होगी। हम वैसे लोगों को हम अपने पनाह ना दें, उनके साथ हम बैठे उठे नहीं, उनके साथ संगत ना करें, राजनीतिक दल में उनको कभी भी कोई स्थान नहीं दे। अभी जो बिहार के या देश के जो गरीब गुरबा हैं, उनको घर में 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। भैया बात है कि हम एक प्रवक्ता का हम स्पीच देख रहे थे तो मुझे अच्छा लगा। उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ 5 किलो अनाज दिया जा रहा है तो किसानों को बहुत सारे चीज़ों में अगर सब्सिडी दी जाए, उनको अगर सही से डीजल और खाद मुहैया कराया जाए, कृषि के संसाधनों को मुहैया कराया जाए, तो हम समझते हैं 5 किलो अनाज बांटने की ज़रूरत नहीं होगी। 5 किलो अनाज बांटते हैं किसके बीच में? उन मज़दूरों के बीच में जो खेती करता है, जो मजदूरी जो करता है, उसके बीच में। यदि उस लायक वो अगर उसका संसाधन मौजूद हो जाएगा तो 5 किलो अनाज बांट करके ये छलावा करने की क्या ज़रूरत है भाई? तो अच्छी बात ना है सर? नहीं, क्या अच्छी बात है? अगर रोजगार नहीं दिया जा रहा है, आदमी को पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है, भूखे हुई, तो जेल में रखने जैसी बात हो गई। क्या जेल में भोजन नहीं मिलता है क्या?
जेल में भी भोजन मिलते हैं, उसके भी निर्धारण किए गए हैं। आज़ादी तो है नहीं, ये तो गुलामी की जंजीर है कि 5 किलो अनाज देंगे, आप मेरी गुलामी करो, भूखमरी में जियो, बेरोजगारी में जियो। लोग कहते हैं कि जब कांग्रेस की राज थी उस समय एक बैंक में जाने के बाद अकाउंट नहीं खोलते थे, ऐसा तमाम से बात आ रही है। आज जो है धड़ल्ले से अकाउंट खुल जाती है, एटीएम लगा हुआ है, पैसा निकल जाता है आराम से। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है सर? भाई बात तो वही हो गई ना मीडिया महोदय, आपको मैं याद दिला दूं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। आज एटीएम की बात करते हैं, आज मोबाइल की बात करते हैं, आज 5G की बात करते हैं, 4G की बात करते हैं। कभी आपके यहाँ कंप्यूटर भी नहीं था, कभी आपके पास एक ज़माना था आपके पास कंप्यूटर नहीं था, भारत में नहीं था, आपके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास मोबाइल नहीं थे, तो क्या देश का विकास हमारा इस तरीके से चल रहा था? रेंगते हुए चल रहा था। तब भी हमारी विकास बहुत तेज़ी से, जब हमारा एक नई आज़ादी हुई थी, जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब हम देश आज़ाद हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने हमारे पास बंजर भूमि छोड़ गया था, एक सुई बनाने की फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं रह गई थी। तब हम इतने बड़े टाटा और कई ऐसे बड़े बड़े जमशेद नगर और कई शहरों को बसाया, कई इंडस्ट्री फैक्ट्री को बसाया, कई यूनिवर्सिटी लाए, कई तरह के चीज़ों को लाया। उसको बताने की ज़रूरत नहीं, हम समझते, सारे जनता लोग जानते। विकास किसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? वो सारी कंपनियां, वो विश्वविद्यालय, वो सारे बने पड़े हैं जो गवाह है। आज हम न्यू जनरेशन में न्यू टेक्नोलॉजी भी ला दिए हमारे राजीव गांधी जी। अगर वो नहीं होते, उनका भी विरोध किया गया कि अरे भाई ये कंप्यूटर ला दिया, सारे आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। आवाज़ उसी न्यू जनरेशन 5G के आप मोबाइल दिखा करके जनता को, लोगों को दिग्भ्रमित करके, उसी का उपयोग करके, उसी के तंत्र को आप प्रयोग करके आज लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय सिलेंडर का बहुत मारामारी था। आज जो है सिलेंडर सर गरीबों के घर में आराम से पहुंच रही है, इस पे क्या करें? पहले चीनी कंट्रोल से मिलता था, कोटा जिसको कहते हैं, कोटा से मिलता था। समय आया तो फिर उसको फ्री कर दिया गया। समय के अनुकूल बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो उस परिवर्तन के दायरे में गैस को जिस समय लॉन्च किया गया था तो वो सीमित था, उसकी कंपनियां सीमित थी, सिलेंडर की संख्याएं के सीमित थी, तो वितरण आबादी हमारे ज़्यादा था। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह दबंगों का कब्जा था, आपको कांग्रेस नेता का बहुत बड़ा उस पर दबाव थी? दबाव कहाँ थी जी? उस समय कंपनी जहाँ पे 2-4 प्रोडक्शन के केंद्र बने थे, मान लिया है कि कुछ लाख सिलेंडर गैस हमारे पास निर्माण ही हुआ था, तो उस समय में हम करोड़ों जनता के बीच में कितना लाख सिलेंडर बांट देते, तब भी कमी थी। आज हमारे यहाँ सिलेंडर का प्रोडक्शन बढ़ा, कंपनियों का जो सेंटर होता है वो सेंटर बढ़ाए गए, तो आज तो निश्चित तौर पे जैसे चीनी फ्री हुआ वैसे गैस की मामला आ गए। और गैस सिलेंडर की बात करते हैं, कीमत दाम की बात करते हैं, तो पूछिए बजरंग दल से, पूछिए स्मृति ईरानी से, जो माथे पर सिलेंडर लेकर घूम रहे थे 2014 के पहले, हमसे ज़्यादा बेहतर वो लोग बताएंगे कि सिलेंडर का क्या कहानी है। आज सिलेंडर की कहानी पे वो कह रहे हैं, और वही गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि 450 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया। आज आम जनता से पूछिए तो कि सिलेंडर का कीमत कितना हो गया। तो उनके लिए समय की बात है, और सारा लांछन उस व्यक्ति पे जो बंजर भूमि में एक इमारत खड़ा कर दिया, एक राष्ट्र को पूरे विश्व के सामने खड़ा कर दिया, एक दर्शन दिया, विश्व का सबसे बड़ा मजबूत संविधान दिया, एकता माने विभिन्नता में एकता, कई धर्मों के लोग जो भारत की धरती पर निवास करते हैं, कई जाति के लोग, सबसे ज़्यादा धर्म और जाति अगर विश्व के किसी देश में अगर है तो वो भारत में है। राहुल गांधी जी की आप बात करना चाह रहे होंगे, आप इशारे में, हम स्पष्ट खुल करके कहना चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी न झुकेंगे, न टूटेंगे, न रुकेंगे। हम अपने न्याय के लिए हक लेने तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर जनता को लगता है कि मेरे साथ ही आना चाहिए तो आप मेरे साथ ही आइए। मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं पुनः वही भारत बनाऊंगा जो आज से 10 साल 15 साल पहले एक चमकता हुआ शाइनिंग भारत के रूप में, मजबूत भारत के रूप में जो था, छलावा भारत नहीं था। आज ये जो परिस्थितियां कायम है, ऐसी स्थितियां नहीं थी। अगर यही हालात रही तो 5 साल के बाद देखिएगा ना, 2024 में यदि यह सरकार बन गई तो जो जनता आज जय श्री राम कर रहे हैं या धर्म के नाम पर कुछ अपनी अटखेलियां कर रहे हैं, क्या पहले राम नहीं थे, पहले मस्जिद नहीं थे, पहले मैंने किसी भी धर्म का, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सारे धर्म थे। राम आज से थोड़े आए, राम को लाया गया, प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। आपकी यह
हैसियत है, औकात है। यदि आप सनातन धर्म के व्यक्ति हैं, यदि आप भगवान में आस्था रखते हैं, तो भगवान के अंदर आत्मा लाने की क्षमता आपके अंदर में है। सारे शंकराचार्यों ने कहा, ये कौन सा नौटंकी करते हैं भाई। राम आ जाएं, हम इंग्लैंड में बसे हैं, हम मालदीव में बसे हैं कि राम के मूर्ति को ला करके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ढकोसला बंद कीजिए। तो देश के विकास के लिए जनता को जनता का हक देना होगा, और बेतुकी बातें और बेबुनियादी बातों से, कभी थाली और कभी ताली पीटने से, कभी दिया दिखाने से देश का कल्याण नहीं होगा। देश का कल्याण होगा रोजगार से, देश का कल्याण होगा भूखमरी दूर करने से, बेरोजगारी दूर करने से, शिक्षा का स्तर मजबूत करने से। बहुत सारे ऐसे अंग्रेज़ों के साथ हमारे जो है कि दलाल लोग रहा करते थे, आज वो सत्तासीन हैं, उससे देश का भला होगा। उनको केवल रुपया चाहिए, मनी चाहिए। आज अगर देश के हालात अगर बिगड़ जाए, यहाँ अगर सब एक दूसरे से लड़ना मरना शुरू कर दे, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी शुरू कर दे, पता चलेगा कि जितने अंबानी अडानी जैसे लोग हैं वो शिप से या एरोप्लेन से दूसरे देश में जाकर सुरक्षित हो जाएंगे, और यहाँ के लोग गाजा हमास की तरह आपस में लड़ते मरते हुए टूट जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सारी संपत्ति लेकर के वो चले जाएंगे और हम यहाँ जलते रह जाएंगे। तो जनता को जागना होगा और न्याय और हक के लिए लड़ना होगा। आज हमारे साथ जहानाबाद के साथी कांग्रेस पार्टी का लीडर प्रियदर्शी जी थे। देखते रहिए राइजिंग बिहार।